हेलो दोस्तों, मैं हूँ योगिता और आपका स्वागत है श्री ऑर्बिट में, जहाँ पढ़ाई होती है सिंपल स्मार्ट तरीके से। तो अपन ने पिछली क्लास में अध्याय 2 है उसका जो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और 2 नंबर पॉइंट ये है कि अम्ल और क्षारीय रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें 3 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे, यानी 3 अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब एक अभिक्रिया है, यानी फर्स्ट अभिक्रिया है कि अम्ल और क्षारीय की धातु के साथ में अभिक्रिया करवाने से क्या होता है। तो ये मैंने बता रखा है कि धातु के साथ में अगर अभिक्रिया कराएंगे, यानी ये हो गया अक्षीय अम्ल और ये हो गई धातु, तो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। फिर करवाते हैं क्षार की अभिक्रिया वो धातु के साथ में, तो क्या बनेगा सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन, ये भी मैंने बता रखा है। 2 नंबर पॉइंट इसी का रहने वाला है कि अम्ल की, केवल अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3 और अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवानी है तो NaCl और H2O प्लस CO2 बनेगा। फिर इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl यानी अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो भी यही बनेगा NaCl। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, बस इतना सा फर्क है, H2O और CO2। ठीक है, तो ये 2 अभिक्रिया अपन ने पढ़ रखी है। तीसरी अभिक्रिया है वो मैंने चैप्टर के एंड में थोड़ी सी बताई थी, वीडियो के एंड में, कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, सबसे इजी। यानी अम्ल हो क्षारक हो गया NaOH और ये हो गया अम्ल, इसकी परस्पर अभिक्रिया यानी 2 अभिक्रिया करके क्या बना चाहिए तो NaCl और वो बनेंगे। ठीक है, ये सबसे इजी और सबसे जो मैं कह रही हूँ कि समझ में आने वाली अभिक्रिया यही है। 3 अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। 4 नंबर अभिक्रिया यानी कि आज की जो अभिक्रिया है वो रहने वाली अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। तो ये हो गया अम्ल और इसकी धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवानी है। अब अपन क्या ले सकते हैं धातु ऑक्साइड में और अम्ल में, तो अपन क्या लेंगे कि धातु ऑक्साइड में लेंगे CuO कॉपर ऑक्साइड और अम्ल में लेंगे HCl। ठीक है, तो ये बनेगा क्या CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें ये मुक्त हो रहे हैं यानी जल। फिर है क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन सकता है आपके अनुसार। तो मैं बताती हूँ कि क्षार की अधातु के ऑक्साइड की यानी CO2 के साथ में अपन को अभिक्रिया करानी है क्षारक की, तो बनेगा क्या CaCO3 प्लस H2O बनेगा। ठीक है ना, ये हो गए अपन 5 अभिक्रिया। पहली अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट CO2 गैस। फिर परस्पर अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। फिर ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड एंड धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाने से एक तो लवण बनता है और साथ में ही जल भी मुक्त होता है। ये अपन ने अभी तक पढ़ लिया। अब अपन क्या है इन दोनों में के बीच में समानता क्या है, डिफरेंस तो अपन ने जो बहुत ही पिछली क्लासेज है यानी 5th 6th 7th 8th सॉरी 5th में तो नहीं आता है लेकिन 6th 7th 8th में जो साइंस आती है उसमें इनके बीच में जो डिफरेंस तो पूछ ही लिया जाता है, एसिड और वो सारे के। तो समानता क्या होती है ये कई बार क्या होता है पूछा जाता है और ये 9th और 10th में ही पूछा जाता है। तो समानता में एक पॉइंट तो ये रहने वाला है कि अम्ल और क्षारक में अपन ने धातु के साथ में अभिक्रिया करवाई थी, आपने भी देखा था, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये हो गया कि अम्ल और क्षारक दोनों धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं और दोनों ही क्या करते हैं विद्युत का चालन करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपन का फैक्ट रहने वाला है। दोनों विद्युत का चालन करते हैं और दोनों की प्रकृति प्राय संसारक होती है। क्या होती है इनकी प्रकृति, क्या होती है संसारक होती है, प्राय होती है। ठीक है ना, ये हो गए अपन के 3 पॉइंट। समानता पूछे तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही फैक्टरफुल रहने वाले हैं और पूरे में से पूरे नंबर में मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई और जो है समानता भी हो गई। अब अगली हेडिंग ये है कि अम्ल है वो उनका जलीय विलयन में क्या होता है, यानी अम्ल हो गया ये HCl, उसका जलीय विलयन में यानी कि H2O। ठीक है, तो उसमें क्या होता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था
आपको कि ये H प्लस आयन मुक्त करते हैं, यानी Cl माइनस H प्लस आयन मुक्त करते हैं। अम्ल इतना ही याद रखना है कि अम्ल है वो H प्लस आयन मुक्त करते हैं, क्षारक है वो OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, और क्षार किसे कहते हैं। एक परिभाषा होती है, ये 1 नंबर की भी पूछी जाती है, और अपन को ये नहीं आ रही होती है, कोई माइनर मिस्टेक हो सकती है कि या तो अपन ने पढ़ी नहीं, या किताब में कहाँ पे आई या मैंने पता नहीं होता है। तो क्षार की अभिक्रिया क्या होती है कि मैं एक बार शॉर्टकट बता रही हूँ, आप इसे शब्दों में बांध सकते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया है। और क्षार और अम्ल और क्षारक का जलीय विलय में क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है कि H प्लस और OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। फिर अपन की जो पॉइंट है वो होता है तनुकरण की परिभाषा। तनुकरण क्या होता है, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट परिभाषा है, तो मैं बता रही हूँ। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल है उसमें अपन ने अम्ल या क्षारक मिला दिया, माना कि अम्ल मिला दिया, प्रति इकाई आयतन में कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, तनुकरण कहते हैं। और जल में क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक है वो तनुकृत होते हैं, ठीक है। H प्लस OH माइनस वाला इसमें है प्रति इकाई आयतन में कमी होना। फिर अपन पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो अपन जान रहे थे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल होते क्या है ये जानते हैं पहले तो पीएच स्केल में क्या होता है, किसी विलयन, इसकी परिभाषा ये है कि डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पहले अपन पीएच के बारे में जानते हैं, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसका मैंने जो डेफिनेशन बता रही कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में जो पी है ना वो किसका सूचक है, वो पुषांश का सूचक है, ठीक है ना। और इसका जो जर्मन शब्द में जो है उसका अर्थ होता है शक्ति। जर्मन में क्या होता है इसका अर्थ, शक्ति। तो एक बार फिर से बता रहे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुषांश का सूचक है जिसका अर्थ शक्ति होता है। और पीएच स्केल से अपन क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो ये अपन पीएच स्केल बनाए, 2 नंबर की जो पेपर होता है उसमें पीएच स्केल पूछी जाती है, बहुत ही ईजी और बढ़िया, ठीक है। ये ऐसे लास्ट में जाके अपन को टच करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 7, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 0 से 7, या ऊपर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 7 से 14, और H प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये होता है अम्लीय है और ये होता है क्षारीय। ये अपन की है पीएच स्केल है। तो 0 से लेकर 14 तक के मान को ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो 0 से लेकर 7 तक के मान होते हैं, 6.9 तक के, यानी ठीक है, वो तो होते हैं अम्लीय। और जो 7 से लेके यानी कि 8 से लेके 7.9 तक तो क्या होता है वो उदासीन, 7 ही केवल उदासीन होता है, सॉरी 7.1 से लेके 14 तक का जो मान होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। ये थी पीएच के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसी के आधार पर अपन का टॉपिक आगे चलने वाला है। इसमें क्या है कि अपन पढ़ने वाले हैं प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय। ये मैंने चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो डाला था, सेकंड चैप्टर का, उसमें मैंने थोड़ी सी जानकारी बता रखी है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो जिनमें H प्लस आयन सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, और जैसे H प्लस आयन, मैं क्या बोल रही हूँ, H प्लस आयन सांद्रता, H प्लस बढ़ेगी, आयन सांद्रता बढ़ेगी, तब पीएच का मान घटेगा। ये क्या हुआ नहीं समझ में आया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है और पीएच की मात्रा कम हो रही है। कैसे कि पीएच का मान क्या होता है, 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7। अब क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ गई हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये बढ़ रही है, और पीएच की मात्रा उसमें घटेगी। कैसे, जैसे अपन यहाँ 7 पर होंगे ना, 6.9 पर होंगे ना, तो उसमें पीएच है ना वो घटेगा, यानी
इसमें ये कम अम्लीय होगा, बहुत ही कम अम्लीय होगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, है ना, और पीएच बढ़ेगा। कैसे कि एक है अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो पीएच बहुत बढ़िया होगा, यानी बहुत ही अम्लीय होगा पीएच। नींबू का रस 2.2 और सिरका वो 1.2 और ये होते हैं ना, इनमें अम्लीय बहुत ज्यादा होते हैं। नींबू का रस कितना खट्टा होता है अपन को ही पता है, तो उसका जो पीएच होता है वो 2.2 होता है। इसी प्रकार शहर में रहने वाले अब हम चलते हैं पीएच के जो कुछ दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो एक नंबर पॉइंट इसी का है कि पौधों और पशुओं के जीवन पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो उसकी हेडिंग तो ये रखी है और उसमें अपन को लिखना भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ कि हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, और जो संकीर्ण परिस्थिति जो जीवन होता है अपन का, उसमें जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परिस्थिति में ही जीवित रह सकता है। हमें अपने जीने के लिए यानी 7.0 से 7.8 पीएच परास की आवश्यकता होती है। फिर अपन का जो इसी में पॉइंट है अम्लीय वर्षा किससे होती है, तो अम्लीय वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या होगा, वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा कहलाएगी, और ऐसा जल यानी अम्लीय वर्षा वाला जल नदी में प्रवाहित किया जाता है तो जलीय जीवधारी है उनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। साथ ही इसमें जो अपन की इससे 2 हानि पूछ ली जाती है। क्या 2 हानि, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो मैंने जो पॉइंट बोला कि जलीय जीवधारी उत्तरजीविता कठिन हो जाती। 2 नंबर पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, चरम रोग, ठीक है ना, इससे चरम रोग हो सकता है। 5.6 से जब अम्लीय वर्षा कम होता है, वर्षा के जल का पीएच का मान तो अम्लीय वर्षा होती है, और इसमें 2 में जो कंफ्यूजन होता है कि दांतों एक दंतक्ष आने वाला है, इसी में आगे का टॉपिक है दंतक्ष। दंतक्ष में क्या होगा, मुख के पीएच का मान 5.5 से कम होगा। तो इसमें क्या याद रखना है अपन को, अम्लीय वर्षा याद रखना है, उसमें तो सेम यहाँ 5.5 55 ऐसे याद रख सकते हैं। 5.5 दंतक्ष वाले में, अम्लीय वर्षा में 5.6 है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसी के सेकंड टॉपिक में, बगीचे की मिट्टी के पीएच। ये कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना ही है कि जो पौधे होते हैं उसको कुछ विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये मान लीजिए एक अमरूद का पौधा है, ठीक है, और ये है पीपल, ठीक है, ये मेरी ड्राइंग रहती थी सभी की होगी। फिर एक जो है पीपल भी हो गया, अमरूद भी हो गया, तो अपन बनाते हैं नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ बनाते हैं तो उसकी टहनियाँ कुछ इस प्रकार होती है ना, उसके पत्ते, ठीक है, ये नींबू, ठीक है। इन सभी को कुछ विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होनी, यानी इसको कुछ अलग ही पीएच चाहिए होगा, इसको कुछ अलग ही होगा, इसका कुछ अलग ही होगा, इस प्रकार, यानी इसके कुछ अलग ही तथ्य होंगे। अपन एक ही मिट्टी में ये तीनों पौधे नहीं लगा सकते हैं। कई बार कई जगह अमरूद सक्सेस होता है, कई जगह पीपल तो ज्यादातर, वटवृक्ष तो अपन कहीं पर भी देख सकते हैं, और नींबू, इनको कुछ क्या होता है, विशिष्ट पीएच यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। 2 नंबर पॉइंट क्या हो गया। 3 नंबर पॉइंट है कि जो बगीचे की मिट्टी का पीएच हो गया, और अम्लीय वर्षा वाला यानी कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच अब का 3 नंबर पॉइंट है। तो उसमें क्या होगा, पाचन तंत्र के पीएच के बारे में अपन जानते हैं। तो हमारा जो पाचन तंत्र में यानी उदर है वो हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल स्रावित करता है। उदर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल स्रावित करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना ये क्या करता है, अपने भोजन का पाचन करता है। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, उदर में अपन को जलन और दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द से अपन राहत पाने के लिए क्या करते हैं कि एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है सभी जानते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है कि सबके माइंड में ये चल रहा है कि ये क्या बोल दिया नाम, ठीक है। तो एंटासिड मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर भी नहीं समझ में आया तो बेकिंग सोडा, मामूली सा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये होता है, इस दर्द उदर के दर्द से जो है राहत पाने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। अब अपन चलते हैं इसी के 4 नंबर पॉइंट में, जो मैंने दंतक्ष का नाम लिया था, दंतक्ष यानी दांतों का क्षय होना।
अब दांतों का क्षय क्या होता है? आजकल दांतों का क्षय होना बहुत ही बड़ी बीमारी बन गई है। दांतों का क्षय होना मतलब कि दांत के पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है, -5.5 से, यानी 5.5 से कम होने लगता है, तब दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय क्यों होता है? क्योंकि अपन के क्या करते हैं कि रात को खाना खाने के बाद में ब्रश भी नहीं करते हैं अच्छी प्रकार से, जो है पानी भी अपन को जो है पूरा पानी पीना चाहिए वो भी नहीं पीते हैं, और भी बैक्टीरिया है रात में अपन का, जब तक अपन सोते हैं तब तक अपन मीठा कुछ भी खाते रहते हैं, इसकी वजह से अपन की जो है बैक्टीरिया है वो अपन के दांतों पर आ बैठते हैं और उनके दांतों पर वो सड़ने लगते हैं। जहाँ पर दांत है, मान लीजिए ये दांत है अपन का, तो यहाँ से क्या होगा, वो अपन की पहली नसें कटेगा, अपन को बाहर नहीं दिखेगा, फिर क्या करेगा वो ऐसे कटेगा, है ना। फिर अपन डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, डेंटिस्ट क्या करता है कि इसको पहले यहाँ से सफाई करता है, फिर कहता है कि हाँ आपकी है ना दांतों का जो से है बहुत ही गंदे तरीके से हो रखा है, यानी कि नीचे ठेर एकदम अपनी मारवाड़ी भाषा में एकदम ठेर जड़ों में पहुंच गया है ना। तो ये दांत क्या करना पड़ेगा अपन को, उस पर ना एक कैप होती है गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, वो लगवानी पड़ती है। फिर क्या होता है कि अपन का दांत वो सही रहता है, ठीक है। अब दांत का क्षय क्या होता है? दांतों का क्षय ये मैंने बता ही दिया। और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि दांतों का जो इनेमल होता है ना, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है और वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आपको नाम ही नहीं याद रह रहा है तो कोई ना एकदम इजी सा नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। 3-4 बार बोलोगे तो रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गई अपन की जो थोड़ी सी जानकारी दांतों के क्षय के बारे में, दंत क्षय के बारे में, पाचन तंत्र के पीएच के बारे में, और उदर के पीएच, अम्लीय वर्षा, ये है अपन के दैनिक जीवन का पीएच। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉरी, इसमें एक पॉइंट और रह गया अपना कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन क्या है? पशु है और पौधे हैं, ये क्या करते हैं? रसायन उत्पन्न करते हैं। उससे अपन क्या राहत पड़ने के लिए क्या है? बेकिंग सोडा है, एंटीसिड है, सॉरी वो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उनका उपयोग करते हैं। जैसे कैसे कि चिंटी ने यहाँ पे डंक मार लिया, अब यहाँ पे मुझे दर्द का अनुभव हो रहा है, डंक मारी गई अंग में, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो जो होता है बेकिंग सोडा, जैसे दुर्बल क्षारक होते हैं ना, उनका उपयोग करना है। इनसे क्या करते हैं कि अपन क्या करेंगे, उससे विपरीत चीजें लेंगे। जैसे अम्ल है तो उसके ऊपर क्षारक लगाएंगे, क्षारक है तो उसके ऊपर अम्ल लगाएंगे, इसके लिए विपरीत होने से अपन का दर्द से राहत मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आज का टॉपिक, यहीं पर समाप्त होता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे कल अपन कुछ जो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रसायन के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे न्यू सब्सक्राइबर और ओल्ड सब्सक्राइबर को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो कैसा भी लगे कमेंट जरूर करिएगा। अगेन थैंक यू।